हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। तो बच्चों, हमारी क्लास में एसओटी चैप्टर चल रहा था। कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है ना। साइन कोसाइन प्रोजेक्शन फॉर्मूले, नेपियर्स एनालॉजी फॉर्मूले और एरिया ऑफ ट्राइंगल के। तो आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जेई एडवांस में 2009 में पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम आज की क्लास में सर्कम रेडियस इन रेडियस के फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, क्वेश्चन है कि लेट ए बी सी डैश बी टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दो नॉन कॉन्ग्रुएंट है ना, एज सर्वांश में हिंदी में बोले तो, ठीक है। अच्छा, इनमें देखें ए बी जो साइड है बेटा ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, है ना। और इन ट्राइंगल्स में ए बी साइड कितनी है, 4 है। ए सी और ए सी डैश ये दोनों इक्वल है 2√2 और एंगल बी कितना है बेटा, एंगल बी है 30 डिग्री, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। तो इन ट्राइंगल्स के एरियाज का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब ट्राइंगल के जो एरियाज होंगे उनके डिफरेंस की मॉडुलस वैल्यू आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इन ट्राइंगल्स को बनाइए, है ना। तो इन ट्राइंगल्स को बनाए तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो बेटा एंगल बी जो है ये कॉमन है, कितना है, 30 डिग्री है। तो मैंने क्या किया, देखो ऐसे कोई एक एंगल बना लिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया इस वर्टेक्स को, और ये एंगल कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री हो गया, है ना। और इसको मैंने वर्टेक्स ए नाम दे दिया। अब आपको सी और सी डैश वर्टेक्स इस तरह से लेने हैं कि दोनों की लेंथ कितनी हो, 2√2 हो। तो मैंने क्या किया बेटा, ऐसे इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट लेके उसको ए से ज्वाइन कर लिया, है ना। और इस लाइन को आगे बढ़ा के यहाँ पे एक पॉइंट लेके इसको इससे ज्वाइन कर लिया। मान लिया कि ये लेंथ 2√2 है, ये लेंथ भी कितनी है, 2√2। ये वर्टेक्स सी है और ये क्या है, सी डैश, ठीक है। ए बी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 4, वो भी मैं लिख देता हूँ, राइट। तो जो गिवन इंफॉर्मेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो इसका डायग्राम इस तरह से बनाया जा सकता है। ए बी लेंथ 4 हो गई, एंगल बी कितना हो गया, 30 डिग्री, है ना। और सी डैश इस तरह से पॉइंट हो गए कि ए सी डैश कितना है, 2√2 और ए सी भी कितना है, 2√2 है। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे। एक ट्राइंगल तो है बेटा ये वाला, है ना, जिसकी बात हो रही है, ए बी सी डैश, है ना। और एक ट्राइंगल है ये बड़े वाला, ए बी सी, जिसकी बात हो रही है। इन दोनों के एरियाज का आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के एरियाज का एब्सोल्यूट डिफरेंस बताने के लिए जैसे मैं बात करूं ट्राइंगल एबीसी में, है ना। ट्राइंगल एबीसी में आपको ये साइड दी हुई है कितनी है, 4, ये कितनी है साइड, 2√2, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जब ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, अगर मान लो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करूं, जैसे मान लो ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज कर लूँ, 1/2 AB, है ना। और ये साइड कौन सी है बेटा, बी सी, और क्या आ जाएगा, sin 30। ये एंगल आपको पता है। तो देखो ए बी लेंथ अपन को पता है कितनी है, 4, है ना। sin 30 की वैल्यू 1/2। क्या नहीं पता अपन को, बी सी लेंथ नहीं पता, ठीक है ना। तो बी सी लेंथ अपन को निकालनी है, या बी सी लेंथ मिल जाए तो उस केस में ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर मान लो मैं ट्राइंगल ए बी सी डैश का एरिया लिखूँ तो इसका एरिया कितना आएगा, देखो 1/2, बेस तो वही कॉमन है ए बी, है ना। अब की बार इस ट्राइंगल का एरिया लिख रहे हो, है ना। तो 1/2 ए बी एंड दिस साइड बी सी डैश, उनका इंक्लूडेड एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री। तो अगेन इसमें ए बी पता है अपन को कितना है, 4, ये 1/2, बी सी डैश ये नहीं पता। तो बेसिकली इसमें जो टास्क है वो क्या है, बी सी डैश और बी सी को फाइंड करना। तो बी सी डैश और बी सी अगर फाइंड हो जाए तो हम इन ट्राइंगल्स के एरिया का डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो ये कैसे होगा, देखो इसके लिए इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इस वाले ट्राइंगल में आपको ये सी के अपोजिट स्मॉल सी साइड हो गई, है ना, बी के अपोजिट स्मॉल बी साइड हो गई, और ये क्या हो जाएगी बेटा, स्मॉल ए साइड हो जाएगी, है ना। एंगल बी दिया हुआ कितना, 30 डिग्री। तो हम ट्राइंगल एबीसी में किसका फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, cos 30 का, है ना। तो cos 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी होगी, 4 और a। तो यहाँ पे आएगा 4² + a² माइनस, है ना, इसके अपोजिट साइड क्या है, b, है ना, 2√2 है इसकी वैल्यू। तो 2√2 का स्क्वायर अपॉन 2 × 4 × a। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में मैंने क्या किया, इस एंगल के लिए कोसाइन फॉर्मूला लगा दिया है। इसको सॉल्व आउट करो, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी बेटा √3/2, ये हो जाएगा 16 + a², और ये आएगा 8, है ना। तो 16 में से घटा देना इसको, तो 8 आ जाएगा, 8 + a²।
और नीचे कितना आ गया बेटा 8a, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर और 4√3 इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4√3a और प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो देखिए a में क्या आ गई बेटा क्वाड्रेटिक आ गई। यहाँ से a की 2 वैल्यूज मिलेंगी आपको। a की जो एक वैल्यू होगी वो इस लेंथ को बताएगी और a की जो दूसरी वैल्यू होगी वो बेटा इस लेंथ को बताएगी, BC डैश लेंथ को बताएगी। क्योंकि a के सामने अगर आप देखें तो एक तरह से 2 साइड हो गई, एक तो BC साइड हो गई और एक कौन सी साइड हो गई, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो BC डैश साइड हो गई। तो यहाँ से स्मॉल a की जो 2 वैल्यूज आएंगी उनमें से एक वैल्यू तो BC की होगी, है ना। अब चूंकि हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग BC लेंथ बड़ी है तो जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो BC ले लेंगे ना, और जो कम वाली वैल्यू आएगी वो BC डैश की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें आप धराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं तो धराचार्य फॉर्मूले से अगर मान लो मैं a की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी बेटा, ये 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 48 माइनस 4ac कितना 32, 48 माइनस 32 कितना 16 अपॉन 2a कितना 2, तो ये आ जाएगा बेटा कितना 4। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो 2√3 प्लस माइनस 2, a की क्या वैल्यू आई 2√3 प्लस माइनस 2, है ना। अब देखो इसमें जो बड़ी वाली साइड है BC, इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो BC किसके इक्वल होगा a के, है ना। तो इनमें जो बड़ी वाली वैल्यू है वो कितनी है 2√3 प्लस 2, तो ये तो BC की वैल्यू हो गई। और अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूं तो a के अपोजिट कौन सी साइड होगी BC डैश, तो BC डैश की जो वैल्यू है वो कौन सी होगी, जो छोटी वाली जो कम वैल्यू आई है इसमें कौन सी है वो 2√3 माइनस 2। तो इस तरह से BC वैल्यू फाइंड हो गई, BC डैश वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपको इन दोनों में रख देनी है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। मिटा देता हूँ क्वेश्चन को। 2009 में जेई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है बेटा। हाँ, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एरियाज कितना बनेगा बेटा, मॉड, है ना, मॉड लगा देंगे। तो इस ट्राइंगल का एरिया जैसे हो गया 1/2 AB इंटू BC इंटू साइन 30 माइनस इस ट्राइंगल का एरिया हो गया 1/2 AB इंटू BC डैश इंटू साइन 30, है ना, और ये मोड। तो सॉल्व करेंगे तो देखो 1/2 बाहर, AB बाहर, साइन 30 बाहर, है ना। मोड के अंदर क्या रह जाएगा BC माइनस BC डैश। बस अब इसमें वैल्यूज रख दो। तो 1/2 AB की वैल्यू कितनी है बेटा 4, AB लेंथ 4 थी, ठीक है। साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, BC लेंथ कितनी है 2√3 प्लस 2 माइनस, और BC डैश लेंथ कितनी है 2√3 माइनस 2। तो ये इससे कैंसिल होगा, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल, तो मोड के अंदर 2 माइनस 2 प्लस 2 कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका जो आंसर है बेटा वो कितना आ गया 4 आ गया। दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनके एरियाज़ का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, पहले आपको डायग्राम बनाना था, फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना था, राइट। तो 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हाँ देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे सरकम रेडियस और सरकम सेंटर की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको, सरकम सेंटर क्या होता है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, परिकेंद्र। और ये जो डेफिनेशंस आएंगी, जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना, जैसे सरकम सेंटर आगे इन सेंटर, एक्स सेंटर, है ना, सरकम रेडियस, इन रेडियस, एक्स रेडियस, ये सारी बातें क्या है 2D में भी आपके काम में आएंगी। इसीलिए 2D से पहले SOT को पढ़ाना पड़ रहा है। तो सरकम सेंटर क्या होगा बेटा, देखो जैसे मान लो आपने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। तो ट्राइंगल में जो साइड्स होंगी, साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे, साइड्स के क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, लिख देता हूं इधर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, लंब समद्विभाजक,
जो ट्राइंगल की साइड से जो भुजाएं हैं, इनके लंबसमद्वि भाजक जो होंगे, उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा, उनका जो संगामी बिंदु होगा, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सरकम सेंटर बोलते हैं। कैसे? देखिए, जैसे ये वाली साइड है ना, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? आपके पास प्रकार होता है, ठीक है ना, कंपास, उसमें क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा लेंथ का आप आर्क लेंगे, चाप भरेंगे, एक कट इधर मारेंगे, एक कट नीचे मारेंगे, फिर सी पर रखकर एक कट इधर और एक कट इधर, इनको मिला देंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा साइड बीसी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये लाइन और ये जो साइड बीसी है ये परपेंडिकुलर होंगे और दिस पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये क्या होगा? बीसी साइड का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसे ही एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका आएगा, ठीक है ना। इस तरह से कट मार के आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे, है ना, 10th क्लास का काम है। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ जाएगा बेटा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आएगा ना। यहाँ भी ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा और ये पॉइंट क्या होगा? इसी का मिड पॉइंट होगा। ऐसे ही थर्ड साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ऐसे आएगा। अब थर्ड साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बेटा, वो इसी पॉइंट से जाएगा जिस पॉइंट पर इन दोनों ने काटा था। तो ये जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कॉन्करेंसी पॉइंट है। ये क्या है? संगामी बिंदु है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी सॉरी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, संगामी बिंदु। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायंगल का सरकम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर, परिकेंद्र, ठीक है। तो सरकम सेंटर की डेफिनेशन क्या हुई? ट्रायंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है, वो ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहलाता है ना। अब सरकम सेंटर को क्या है, हम जनरली किससे लिख देते हैं बेटा? ओ से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं? ओ से। ओ से लिख लो, सी से लिख लो, है ना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या अल्फ़ाबेट लेते हैं इसको नोट करने के लिए। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे? ओ ले लिया। तो ये इसका सरकम सेंटर है। डेफिनेशन समझ में आई बेटा? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी ट्रायंगल में साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, संगामी बिंदु है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर बोलते हैं। ये ट्रायंगल का सरकम सेंटर है, ठीक है। और नो डाउट जो सरकम सेंटर आएगा वो इस ट्रायंगल के प्लेन में ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो डेफिनेशन हो गई बेटा इसकी, है ना। तो यहाँ पे आप अपने वर्डिंग्स में लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु परिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये जो सरकम सेंटर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होगी? ये जो सरकम सेंटर है, इससे अगर मान लो मैं सभी वर्टिसेज की डिस्टेंस निकालूं, जैसे ओ ए डिस्टेंस हो गई, ओ बी डिस्टेंस हो गई और ओ सी डिस्टेंस हो गई, तो ये तीनों जो डिस्टेंस आती हैं बेटा, ये इक्वल आती हैं। ये तीनों डिस्टेंस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, तीनों क्या होंगे? इक्वल। ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है ना, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे तीनों वर्टिसेज की डिस्टेंस इक्वल होती है ना। ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। और ये जो इक्वल डिस्टेंस आई है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, है ना। हिंदी में बोले तो परित्रिज्या, जिसको हम किससे लिखेंगे बेटा? कैपिटल आर से लिखेंगे ना। इस चैप्टर में कैपिटल आर का मतलब क्या होगा? सरकम रेडियस, ठीक है। अंडरस्टूड रहेगा। ये कुछ फिक्स नोटेशन है जिनके मीनिंग फिक्स है पहले से। तो कैपिटल आर का मतलब क्या होगा? सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस क्या होगी बेटा? सरकम सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की आप डिस्टेंस निकाल लो, वो जो डिस्टेंस है तीनों वर्टिसेज के लिए क्या आएगी? कॉमन आएगी, इक्वल आएगी। उस डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये जो सरकम सेंटर था, इसको सेंटर और सरकम रेडियस को रेडियस मानकर अगर मैं सर्किल बनाऊं,
इसको सेंटर और इस डिस्टेंस को रेडियस मानकर अगर मैं सर्किल बनाऊं, मतलब जो आपकी प्रकार की नोक होगी वो यहाँ रखो, पेंसिल की नोक को ए पे रखो और घुमा दो, तो जब घुमाएंगे तो जो सर्किल आएगा वो बी और सी से भी पास होगा, होना ही है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये तीनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस है, इसको आप सेंटर ले रहे हो तो रेडियस हो जाएंगी, है ना। रेडियस सारी क्या होती है? सर्किल में इक्वल होती हैं। तो इस तरह से जो सर्किल बनेगा बेटा, है ना, मैं बना देता हूँ, ऐसे कुछ सर्किल बनेगा, ये सर्किल बनेगा। ये जो सर्किल बनेगा, इस सर्किल को अपन क्या बोलेंगे? इस ट्राइंगल का सर्कम सर्किल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सर्कम सर्किल। हिंदी में बोले तो परिवृत्त। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है ना। तो देखो बेटा, इसमें तीन बातें हैं। पहली बात क्या थी? सर्कम सेंटर क्या है। दूसरी बात क्या है? सर्कम रेडियस क्या है। और तीसरी बात क्या है कि सर्कम सर्किल क्या होता है ट्राइंगल का, है ना। तो एक बार फिर से मैं तीनों को रिमाइंड करा देता हूं आपको। सर्कम सेंटर क्या था? सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, है ना। ट्राइंगल की जो साइड्स थी उन तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा? सर्कम सेंटर कहलाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या थी? सर्कम सेंटर इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेज। तीनों वर्टिसेज से, तीनों वर्टेक्स से, तीनों शीर्षों से सर्कम सेंटर परिकेंद्र की जो दूरी होती है बेटा वो बराबर होती है ना। और उस दूरी को अपन क्या कहते हैं? परित्रिज्या कहते हैं, सर्कम रेडियस कहते हैं, जिसे हम इस चैप्टर में किससे लिखने वाले हैं? कैपिटल आर से, राइट। अच्छा, इसके बाद बात आती है बेटा सर्कम सर्किल की। तो सर्कम सर्किल क्या था? सर्कम सेंटर को सेंटर और सर्कम रेडियस को रेडियस मानकर जो सर्किल बनाया जाएगा वो क्या होगा बेटा? सर्कम सर्किल होगा। और जो ट्राइंगल का सर्कम सर्किल होगा वो हमेशा तीनों वर्टिसेज से पास होगा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ए बी सी, है ना। ये तो मैंने एक्यूट एंगल ट्राइंगल बना रखा है, बाकी चाहे ट्राइंगल कैसा भी हो, राइट एंगल्ड हो चाहे ऑब्ट्यूज हो, जो सर्कम सर्किल होगा वो हमेशा तीनों वर्टिसेज से पास होगा। और सभी टाइप के ट्राइंगल्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी कि जो ट्राइंगल का सर्कम सेंटर है वो तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? तो इसको नोट कर लीजिएगा और कुछ जैसे मैंने बातें बोली हैं उनको लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। चलो, अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, है ना। क्या? देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि सर्कम सेंटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सीसी पॉइंट, सर्कम सेंटर पॉइंट ऑफ एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। जो सर्कम सेंटर होगा किसका? एक्यूट एंगल ट्राइंगल का, वो बेटा हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा, वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा। जैसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा तो ट्राइंगल के अंदर होगा सीसी पॉइंट जो है, ठीक है। अच्छा, सर्कम सेंटर पॉइंट ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ध्यान देना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल is the midpoint of its hypotenuse. Circumcenter point of a right angle triangle is the midpoint of its hypotenuse. ठीक है ना बेटा। जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट होगा वो किसको शो करेगा? सर्कम सेंटर को शो करेगा। कैसे शो करेगा? देखो, इस बात को जानो। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया बेटा, बना लिया। अब मैं इसका सर्कम सर्किल बना देता हूं, तो इसका सर्कम सर्किल कुछ ऐसे बन जाएगा, तीनों वर्टिसेस से जाता हुआ बन गया। अब देखो, सर्किल में प्रॉपर्टी होती है बेटा क्या, कि सेमी सर्किल का जो एंगल होता है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है।
तो यहाँ पे ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये क्या होगी, इस सर्किल का डायमीटर होगी। अब जब ये सर्किल का डायमीटर होगी तो डायमीटर में जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंटर ही तो होगा, तो वो इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा। अब ये सर्कम सर्किल है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस होगा 90 के अपोजिट जो साइड होगी उसका जो मिड पॉइंट होता है बेटा वही क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। ठीक है ना। तो अब देखो पहले जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल था तो सर्कम सेंटर ट्राइंगल के अंदर था, जैसे ही राइट एंगल हुआ तो सर्कम सेंटर ट्राइंगल की साइड पे आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, 2D में भी कई क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज होगी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखो मैं यहां लिख देता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी में कौन सा रह गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल रह गया। तो इन एन ऑब्ट्यूज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द सर्कम सेंटर पॉइंट लाइज outside the triangle towards opposite नहीं towards the largest side। देखिए क्या लिखा है मैंने, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर होगा वो ट्राइंगल के बाहर आ जाएगा बेटा, ट्राइंगल के बाहर आ जाएगा। और बाहर किस तरफ जाएगा, वो जो सबसे बड़ी साइड है उस तरफ, है ना। जैसे डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। मिटा देते हैं इसको, फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को भी मिटा देते हैं। हाँ जैसे मान लो ये आपने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब देखिए इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सी है बेटा, ये वाली, है ना। तो जो इसका सर्कम सेंटर होगा ट्राइंगल के बाहर होगा और वो इस साइड की तरफ होगा, यहाँ कहीं होगा। कैसे होगा देखो समझो, अगर मान लो मैं इसका सर्कम सर्किल बनाऊं तो इसका सर्कम सर्किल बेटा इस ट्राइंगल का जो सर्कम सर्किल होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, आएगा ना इतना बड़ा। तो सेंटर उसका यहाँ कहीं तो होगा, लार्जेस्ट साइड के तरफ, ठीक है। और ट्राइंगल के कहाँ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। और वो जो प्रॉपर्टी थी कौन सी, कि सर्कम सेंटर से तीनों वर्टिसेज की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, वो प्रॉपर्टी हर एक केस में फॉलो होगी। वो एक कॉमन प्रॉपर्टी थी, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल वाले केस में भी फॉलो होगी वो प्रॉपर्टी। तो जो सर्कम सेंटर होता है बेटा वो ट्राइंगल के अंदर, बाहर या ट्राइंगल की साइड पे हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के टाइप के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल वाला केस था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो कहाँ होता है, हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे होता है। कर्ण का जो मध्य बिंदु है वही परिकेंद्र होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, समझ में आई बातें। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है ना, क्वेश्चंस में काम में आएंगी। और सर्किल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको आनी चाहिए, है ना। तो सर्किल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आती रहेंगी, अपने क्वेश्चंस में काम में आती रहेंगी, बताते रहेंगे आपको। तो ये था बेटा सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, सर्कम सर्किल। ठीक है, चलो तो अब हम बात करेंगे किसकी, रिलेशन बिटवीन सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस को किससे लिखेंगे अपन, कैपिटल आर से, एंड साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला के साथ में सर्कम रेडियस का क्या कनेक्शन है इसको समझते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया बेटा, ऐसे एक सर्किल बना लिया, देखो बन गया सर्किल। इस सर्किल में देखो ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया वो, और इस सर्किल के अंदर मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया इसे। तो ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC। तो ये जो ट्राइंगल बना है ABC, ये इस ट्राइंगल ABC का सर्कम सर्किल होगा बेटा, है ना। और ये जो पॉइंट है O, ये क्या होगा, इसका सर्कम सेंटर होगा, CC पॉइंट होगा, सर्कम सेंटर होगा। ठीक है, अब देखो
ओ से ए की डिस्टेंस, ओ से बी की डिस्टेंस और ओ से किसकी डिस्टेंस बेटा, सी की डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है बेटा, सर्कम रेडियस कहलाती है ना, बताया था आपको मैंने। तो ये हो गई कैपिटल आर, राइट। तो अब साइन फॉर्मूले के साथ रिलेशन हमें देखना है, तो साइन फॉर्मूले के साथ रिलेशन देखते हैं। तो साइन फॉर्मूले के साथ रिलेशन देखने के लिए मैंने क्या किया बेटा, जैसे बी सी जो है ये स्मॉल ए साइड हो गई है ना, तो जो सर्कम सेंटर था, सर्कम सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी सी साइड पे, ऐसे बी डी मान लो, है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं एंगल कितना होगा। देखो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे। आप जानते हैं कि सर्किल के अंदर सेम आर्क के द्वारा या किसी एक आर्क के द्वारा, है ना, सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का दुगना होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे आप इसको देखें कि ये जो BC कोड है, या आप इसको ऐसे समझ लें कि BC जो आर्क है, BC आर्क को बेटा एक बार तो यहाँ मिला रखा है सरकमफ्रेंस पर, तो सरकमफ्रेंस पर जब मिलाया तो ये एंगल कितना बना है यहाँ पे, A, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस पर जो BC साइड है वो कितना एंगल बना रही है, A। अब फिर मैंने BC को किससे मिला दिया, सेंटर से मिला दिया, तो ये वाला जो एंगल होगा बेटा, ये पूरा जो एंगल है ये कितना होगा, ये 2A होगा। ये जो पूरा एंगल होगा ये कितना होगा, 2A। OB और OC के बीच में जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन OB एंड OC, ये कितना होगा, 2A होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना था, A था। अच्छा, फिर आपने क्या किया, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल रखा है OD, है ना। तो दो ट्रायंगल आपको दिख गए होंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो ODB और एक ODC। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में देखो ये वाली साइड कॉमन हो गई बेटा, है ना। अच्छा, सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर होगा, है ना, कोड पर, सेंटर से सर्किल में सेंटर से किसी भी कोड पे आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये तो हो रहा है, सेंटर से आपने परपेंडिकुलर डाला OD, तो ये OD जो है BC को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब BD जो लेंथ है बेटा ये A/2 होगी और DC लेंथ भी कितनी होगी, A/2 होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो ट्रायंगल था और ये वाला जो ट्रायंगल था, इनमें अगर मैं बात करूं तो ये बेटा कॉमन साइड हो गई, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, और ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, सर्कम रेडियस होने की वजह से दोनों आर के इक्वल होंगी, है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल हो गए। अब तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो बेटा ये कैसा हो गया, क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये 90 तो ये 90, ये जितना एंगल है उतना एंगल ये होगा, और ये जितना एंगल है उतना एंगल ये होगा। अब ये पूरा एंगल कितना आया था, 2A आया था, तो बेटा A ये होगा, A ये होगा, आधे आधे हो जाएंगे, नहीं क्या। तो ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल कितना आया है, A आया है। यहां तक की कहानी समझ में आई आपको, है ना। इसका वापस से आप डायग्राम बनाएंगे ना खुद से, एक बार फिर से इसको ट्राई करेंगे, आर्टिकल को, जो फॉर्मूला हम निकालेंगे, जो डेरिवेशन करेंगे, खुद से आप एक बार ट्राई करना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एंगल है ये कितना आएगा, A आएगा। कैसे आएगा, फिर से देखो, ये एंगल कितना था, A था, तो सेंटर पर बना एंगल क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो ये जो दो ट्रायंगल बने थे दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो 2A के इक्वल पार्ट के क्या होंगे, A और A, तो ये एंगल A और ये एंगल भी कितना होगा, A होगा। तो अभी ये जो दो राइट एंगल ट्रायंगल में से कोई सा भी एक पकड़ लो, तो मैं पकड़ लेता हूं बेटा ODB, इन ट्रायंगल ODB। अब ट्रायंगल ODB में देखो ये एंगल कितना है, A, तो इस एंगल के अपोजिट ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना। और ये क्या हो गया बेटा, हाइपोटेन्यूज। इनमें रिलेशन कौन बताएगा, साइन। तो साइन A की वैल्यू लिखता हूं, साइन A कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर BD अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, AB। अब BD जो है वो तो A/2 हो गया, ठीक है। और OB जो है, सॉरी क्या है, AB नहीं, क्या है, OB है। ये जो है हाइपोटेन्यूज इसका कितना है, OB। तो OB लेंथ कितनी होगी, सर्कम रेडियस हो जाएगी R, नहीं क्या। तो यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो R की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, या 2R की वैल्यू अगर निकालूं मैं तो 2R की वैल्यू हो जाएगी A/sin A। 2R की वैल्यू कितनी आएगी, A/sin A, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो साइन फॉर्मूला होता है वो ये होता है, A/sin A इक्वल्स टू B/sin B इक्वल्स टू C/sin C।
तो ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल आया, 2r के, तो ये भी 2r के इक्वल होगा, ये भी 2r के इक्वल होगा, तो इस तरह से ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2r के इक्वल आ जाएगा। तो ये साइन फॉर्मूले के साथ कनेक्शन होता है किसका, सर्कम रेडियस का। तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे। ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, कितना होता है बेटा, 2r, कितना होता है, 2r होता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है ना। ये रिलेशन कैसे आया, इस डायग्राम से आया, इस तरह से। कहानी क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम सर्कम रेडियस का ट्रायंगल के एरिया के साथ रिलेशन निकालें, तो ट्रायंगल के एरिया के साथ क्या रिलेशन होगा उसको समझते हैं। ये तो मैं मिटा देता हूं। देखिए, एक तो रिलेशन ये हो गया याद करने के लिए, है ना। और अगर मैं आगे बात करूं तो आपने पढ़ा है कि साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। ये कितना होता है बेटा, 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी। पढ़ा है ना ये रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखो वहां से अगर मैं बात करूं तो ए बटे साइन ए कितना है, 2r, और यहाँ पे साइन ए बटे, तो साइन ए बटे कितना हो जाएगा बेटा, 1/2r हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कितना आ गया, 1/2r आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं इस रिलेशन को। अब ये वाली जो कंडीशन है, इससे अगर बात करें तो r की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो r की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी आएगी, ABC अपॉन 4 डेल्टा। ABC ट्राइंगल की साइड्स हो जाएंगी और डेल्टा क्या हो जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो ये एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया सर्कम रेडियस के लिए। क्या आ गया, सर्कम रेडियस के लिए फॉर्मूला आ गया। तो देखो ट्राइंगल की अगर आपको सर्कम रेडियस निकालनी है तो सर्कम रेडियस निकालने के लिए अगर मान लो ट्राइंगल में आपको कोई भी एक साइड और उसके अपोजिट कोई एंगल पता है, अपोजिट एंगल पता है, कोई एंगल क्या, एक ही एंगल होगा ना साइड के अपोजिट। अगर ट्राइंगल में आपको कोई एक साइड और उसके अपोजिट एंगल पता है तो साइड और उस एंगल के साइन का जो रेशियो है वो 2r के इक्वल होगा। तो उस रिलेशन से सर्कम रेडियस आ जाएगी, नहीं क्या, ठीक है। और इस फॉर्मूले से ट्रायंगल की तीनों साइड्स और ट्रायंगल का एरिया पता है तो इस फॉर्मूले को लगा दो, यहाँ से भी सर्कम रेडियस आ जाएगी। अगर मान लो ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन होने पर नो डाउट हीरोज फॉर्मूला से आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों साइड्स आपको गिवन थी, एरिया आपने फाइंड कर लिया हीरोज फॉर्मूला यूज़ करके, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रायंगल की सर्कम रेडियस आ जाएगी। तो बेटा सर्कम रेडियस के लिए फिलहाल का मतलब अब तक की जो क्लास है, अब तक का जो डिस्कशन है उसमें 2 रिलेशन निकल के आए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दोनों ही आपको याद करने हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे चलें तो आगे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड। हाँ बेटा देखिए क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इन ट्रायंगल ABC, है ना, प्रूव दैट साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C इक्वल्स टू स्मॉल s अपॉन r। अभी जो नोटेशंस आ रहे हैं ना, इनका जो मीनिंग है अंडरस्टूड है, सर्कम रेडियस है, हाफ पेरीमीटर है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है बेटा, तो बहुत आसान है। कैसे, देखिए a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। अभी पढ़ा आपने कितना होता है बेटा, 2r होता है ना। तो यहाँ से अगर मान लो साइन ए की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, a/2r। साइन बी की वैल्यू कितनी आएगी, b/2r। और साइन सी की वैल्यू कितनी आएगी, c/2r। बोलो आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। ये वैल्यूज इधर रख दो LHS साइड में। तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, है ना, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, है ना। इसमें वैल्यू रखेंगे साइन ए की कितनी है, a/2r, साइन बी की वैल्यू b/2r, साइन सी की वैल्यू कितनी, c/2r। तो एलसीएम तो 2r हो गया बेटा, है ना। ऊपर बन गया a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 2s होता है। ये 2r है, ये इससे कैंसिल। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू प्रूव दैट इट इज़ इक्वल टू s/r। प्रूव हो गया, ठीक है। तो सिंपल अपना आपने जो साइन का रिलेशन था सर्कम रेडियस के साथ वो यूज़ कर लिया, ठीक है। चलिए
एक और क्वेश्चन बताते हैं, देखो। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3, 4 and 5, then find its सर्कम रेडियस फाइंड करनी है ना। सर्कम रेडियस का मतलब कैपिटल आर की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। अब देखो, अगर आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है तो 3, 4, 5 से बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना। ये साइड 3 होगी, ये 4 होगी, ये कितनी हो गई 5। और राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने बताया कि जो हाइपोटेन्यूस है उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। अब जब ये मिड पॉइंट है, जब सर्कम सेंटर होगा तो इसका जो सर्कम सर्किल अपन बनाएंगे, है ना, उस सर्कम सर्किल में क्या हो जाएगा बेटा, डायमीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब डायमीटर क्या है सर्कम सर्किल का, 5 है। तो इसकी जो सर्कम रेडियस है वो इस डायमीटर का हाफ हो जाएगी ना। कितनी आएगी वो, 5/2 आएगी। सिंपल, नहीं क्या? अच्छा, अब अगर मान लो इस चीज़ पे निगाह ना जाए, है ना, ये ध्यान में ना पड़े, तो फिर क्या करेंगे। ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हीरोज फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लो। एरिया निकाल लेंगे तो फिर आप आर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ABC/4 डेल्टा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे भी क्या आंसर निकल के आएगा, 5/2। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे बेटा इन सेंटर की और इन रेडियस की। इन सेंटर और इन रेडियस, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इन सेंटर की। इन सेंटर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंतः केंद्र, है ना। और इसको किससे लिखेंगे बेटा, कैपिटल आई से लिखेंगे इसको। इस चैप्टर में किससे लिखेंगे, कैपिटल आई से, I फॉर इन सेंटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो इसको समझने के लिए ट्राइंगल बना लिया मैंने, नाम दे दिया इसको ABC। तो आपने देखा था जो सर्कम सेंटर होता है बेटा वो ट्राइंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है या कॉन्क्रेंसी पॉइंट होता है ना। इन सेंटर में क्या होगा, इन सेंटर में बेटा जो ट्राइंगल के जो एंगल्स आ रहे हैं, है ना, एंगल्स के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे, ट्राइंगल्स के इंटरनल एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। अब देखो जैसे ये वाला एंगल है B, है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है, एंगल बाइसेक्टर। कोण आर्धक हिंदी में बोले तो कोण को आधा करने वाला। कैसे बनाएंगे, देखो प्रकार लिया, यहाँ पे नोक रखी, ऐसे घुमाया, फिर यहाँ पे रख के ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पे रख के ऐसे घुमाएंगे, ऐसे, है ना। तो इस तरह से ये पॉइंट आएगा, इसको B से ज्वाइन करते हुए और लंबा ले जाएंगे ऐसे। तो ये इसका एंगल B का एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। मतलब ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एंगल B है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एंगल B/2 हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, B/2। बोलो, एंगल बाइसेक्टर ऐसे ही तो बनाते थे 10th क्लास में, नहीं बनाते थे क्या, बोलो, ठीक है। तो ये एंगल B का एंगल बाइसेक्टर आ गया। ऐसे एंगल C का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, ऐसे घुमाया, है ना, फिर यहाँ पे रख के ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पे रख के ऐसे घुमाएंगे। अब ये सारा जो कंस्ट्रक्शन है ये आपने 10th क्लास में कर लिया है बेटा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना है तुमको, ऐसा कुछ भी प्रकार लेके या स्केल लेके या जो आपका जो भी मटेरियल रहता है ना, एक ज्योमेट्री बॉक्स में, तो यहाँ पे उस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको बिना उन उपकरणों के करना है, ठीक है। तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। मतलब ये एंगल कितना है बेटा, C/2, और ये एंगल भी कितना होगा, C/2। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया, ये आया। अब देखो अगर आप तीसरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो भी बेटा निश्चित रूप से यहीं से ही जाएगा, क्योंकि तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है ये क्या होते हैं, कॉन्क्रेंट होते हैं। मतलब ये एंगल A/2 होगा, ये एंगल भी कितना होगा, A/2। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, दिस इज द इन सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का इन सेंटर होगा, ठीक है ना, अंतः केंद्र। तो इन सेंटर की डेफिनेशन क्या हुई बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर।
है ना। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के अंतः कोण अर्धकों का संगामी बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है, जिसको हम किससे लिखेंगे? कैपिटल आई से। ठीक है ना। तो लिख देता हूं डेफिनेशन में, पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी, कॉन्क्यूरेंसी का मतलब संगामी बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी ऑफ ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर्स, है ना। कौन से एंगल बाइसेक्टर से? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बेटा। ऑल 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड इन सेंटर। ये इसकी डेफिनेशन है। पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी ऑफ ऑल 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है। तो तीनों जो कोणरतक होंगे इनका जो संगामी बिंदु आएगा वो क्या होगा बेटा? वो इन सेंटर कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। ये इन सेंटर की डेफिनेशन होगी। ठीक है। सरकम सेंटर क्या था? डिफरेंस समझना बेटा, डिफरेंस ध्यान रखना। वहाँ पे साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लिए थे सरकम सेंटर के लिए, और इन सेंटर के लिए क्या ले रहे हैं अपन? एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। अच्छा, सरकम सेंटर क्या होता है बेटा? तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और जो इन सेंटर है ये तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। साइड से इक्वल डिस्टेंस का मतलब अगर आई से मैं बीसी साइड पे परपेंडिकुलर डालूं, है ना, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालूं और इधर इससे इस पे परपेंडिकुलर डालूं, तो ये जो तीनों साइड्स आएंगी बेटा, ये येलो वाली, ये तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये तीनों जो लेंथ आएंगी, साइड्स भी क्या कहें? लेंथ कहें। इन सेंटर से तीनों साइड्स पर जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो उन परपेंडिकुलर की जो लेंथ्स आएंगी वो क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। जैसे मान लो मैं इनको नाम दे देता हूँ बी डी, है ना। ये बी डी नहीं, मतलब आई डी, आई से डाला ना, आई डी, आई ई और आई एफ। तो आई डी इक्वल्स टू आई ई इक्वल्स टू क्या होगा? आई एफ। ये तीनों इक्वल होंगे, है ना। ट्राइंगल चाहे किसी भी टाइप का हो। अच्छा, सरकम सेंटर जो होता है वो तो ट्राइंगल के अंदर बाहर या ट्राइंगल की साइड पे हो सकता है ना, लेकिन जो इन सेंटर होता है बेटा वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा, चाहे ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो। चाहे ट्राइंगल एक्यूट एंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो, चाहे वो राइट एंगल हो, इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा इसको छोड़ के। तो ये तीनों लेंथ इक्वल होंगी, और ये जो लेंथ इक्वल हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा? इन रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इन रेडियस। इन रेडियस को अपन किससे लिखेंगे? स्मॉल आर से। ये जो है ये इन रेडियस कहलाती है स्मॉल आर, ये भी इन रेडियस कहलाती है स्मॉल आर, ये भी इन रेडियस कहलाती है स्मॉल आर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करा अपन ने इन सेंटर से तीनों साइड्स पे। तो प्रॉपर्टी हुई कि इन सेंटर जो है वो ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है ना। अच्छा, अब देखो जैसे सरकम सेंटर की डेफिनेशन आपने देखी थी। सरकम सेंटर की डेफिनेशन को हम एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि सरकम सेंटर ट्राइंगल के प्लेन में एक ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है। ऐसे इन सेंटर के लिए कह सकते हैं कि ट्राइंगल के प्लेन में एक ऐसा पॉइंट जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर हो, वो ट्राइंगल का इन सेंटर कहलाता है। ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी, है ना। बाकी जो बेसिक डेफिनेशन है जहाँ से निकल क्या है वो क्या है कि इंटरनल एंगल्स के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। और ये जो इक्वल डिस्टेंस थी ये क्या होंगी? इन रेडियस होंगी। तो इसको हम किससे लिखेंगे? स्मॉल आर से, है ना। अब देखो, अगर मान लो मैं इन सेंटर को सेंटर और इन रेडियस को रेडियस मानकर एक सर्किल बनाऊं, तो बेटा एक सर्किल इस तरह से बनेगा ट्राइंगल के अंदर जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा। इस सर्किल को हम क्या बोलते हैं? इन सर्किल बोलते हैं। इन सर्किल कह लो या इंस्क्राइब्ड सर्किल कह लो, है ना, दोनों का एक ही मतलब है। इन सर्किल का मतलब हिंदी में बोले तो बेटा अंतःवृत्त, है ना। और इधर इन रेडियस को क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतः त्रिज्या। आ रही है बात समझ में? ट्राइंगल के इन सेंटर को सेंटर और इन रेडियस को रेडियस मानकर जो सर्किल ड्रॉ किया जाएगा वो सर्किल ट्राइंगल का इंस्क्राइब्ड सर्किल या इन सर्किल कहलाएगा। डायग्राम में आप देख सकते हो। और जो इन सर्किल होगा वो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा, है ना। और टचिंग वाले जो पॉइंट होंगे बेटा, ये कौन से पॉइंट होंगे? ये वही पॉइंट होंगे जो सेंटर से, इससे इन सेंटर से आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, उन परपेंडिकुलर के जो फुट थे, जो लंब पाथ थे, वही क्या होंगे? टचिंग पॉइंट होंगे।
आई बात समझ में। तो यहाँ भी फिर से 3 बातें हैं। एक तो इन सेंटर की सब, इन सेंटर क्या होता है, ठीक है, वो अपन ने समझ लिया। इन रेडियस क्या होती है वो भी अपन ने समझ ली। इन सेंटर की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस इन रेडियस कहलाती है, ठीक है। फिर इन सर्किल, इन सर्किल क्या होगा, इन सेंटर को सेंटर, रेडियस, इन रेडियस को रेडियस मानकर जो सर्किल ड्रॉ किया जाएगा वो इन सर्किल हो जाएगा, ठीक है। बेसिक बातें हैं, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। इनको आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूले तो ध्यान में रखने ही है बेटा, फॉर्मूले तो ध्यान में रखने ही है ना, उनमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। लेकिन ये जो कंसेप्ट अपन पढ़ रहे हैं, जो थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, ये भी ये बेसिक चीज़ें ये आपको ध्यान में रखनी है। 2D में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें इनका यूज़ होगा, और यहाँ पे भी आप एसओटी में चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस पढ़ोगे जिनमें आपको इस तरह से डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, ये लेंथ बनानी पड़ेगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो, जैसे मैंने आपको ये बताई दिया कि इन सेंटर जो है हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा, चाहे ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो, ठीक है। अब ये जो आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया था, है ना, एंगल बाइसेक्टर की मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, यूजफुल प्रॉपर्टी है ना। इस प्रॉपर्टी का प्रूफ तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, प्रूफ आपने पढ़ रखा है 9th 10th क्लास में। यहाँ पे प्रूफ का कोई मीनिंग नहीं है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ना। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो प्रॉपर्टी है कि जैसे ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, जैसे मैंने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बनाया, मतलब ये A/2 है, ये A/2 है ना, AD। तो AD क्या हो गया, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो किसी भी ट्राइंगल में किसी भी इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को, सामने वाली साइड कौन सी है, BC, सामने वाली साइड को उस एंगल को बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। कैसे, देखो इस एंगल ए को बनाने वाली साइड कौन सी है बेटा, एक तो ये और एक ये। जैसे अगर मैं नोटेशन के अकॉर्डिंग चलूं तो C के अपोजिट ये स्मॉल c साइड हो गई, B के अपोजिट ये स्मॉल b साइड हो गई। तो एंगल ए को बनाने वाली साइड है B और C। तो एंगल ए का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, ये सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, BD/DC रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, BD/DC रेशियो में। तो ये BD/DC जो रेशियो होगा, ये C/B के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, BD/DC जो रेशियो होगा ये किसके इक्वल आएगा, C/B के, है ना। ऐसे ही B के लिए, B का जो बाइसेक्टर आएगा एंगल बाइसेक्टर, उसके लिए प्रॉपर्टी हो जाएगी, ऐसे ही C के एंगल बाइसेक्टर के लिए प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को, सामने वाली साइड को उस एंगल को बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। BD/DC = C/B, ठीक है ना। 2D में इन सेंटर के जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, तो बेटा इसी कंसेप्ट का यूज होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट। और यहां भी कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप इस कंसेप्ट का यूज करोगे एसओटी में। अरे में तो सामने वाली साइड कौन सी थी, BC, इसको किस रेशियो में डिवाइड करा इसने, BD/DC में। तो BD/DC जो रेशियो होगा वो C/B के इक्वल होगा। C/B कह लो या AB/AC कह लो, बात तो एक ही है ना, या AB/AC कह लो, एंगल ए को बनाने वाली जो साइड्स हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये था इन रेडियस, इन सेंटर, इन सर्किल, है ना, और ये एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टी, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा फॉर्मूलों की। तो फॉर्मूले जो होंगे वो इन रेडियस के लिए होंगे। किसके लिए होंगे, इन रेडियस के लिए फॉर्मूले होंगे, है ना। तो इन रेडियस के जो फॉर्मूले होंगे वो मैं लिख देता हूं एक बार, है ना, फिर उन फॉर्मूलों का अपन प्रूफ भी पढ़ेंगे। फॉर्मूले फॉर इन रेडियस, इनको आप याद कर लेना बेटा, फॉर्मूलों, इतनी कृपा कर देना। इन रेडियस को किससे लिखा था बेटा मैंने, स्मॉल r से, है ना। कैपिटल R का मतलब सरकम रेडियस और स्मॉल r का मतलब क्या होगा, इन रेडियस, ठीक है। तो पहले जो फॉर्मूले हैं पहले टाइप के वो हैं, स्मॉल r इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, s - a tan a/2, है ना, s - b tan b/2, सिमेट्रिकल है s - c tan c/2। तो r की जो वैल्यू है स्मॉल r की s - a tan a/2 के इक्वल होगी अगर साइड ए और एंगल ए के टर्म में लिखें। साइड बी और एंगल बी की टर्म में लिखेंगे तो s - b tan b/2 के इक्वल होगी, और ऐसे ही s - c tan c/2 के इक्वल भी होता है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, r इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डेल्टा/s। r इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा/s, है ना, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड s इज हाफ पेरीमीटर। अब वो मैं बार बार नहीं लिखूंगा,
थर्ड जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, आर इक्वल्स टू ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। ध्यान देना, ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू और इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसका हाफ कॉस के साथ आएगा, कॉस ए बाई टू नीचे। ऐसे अगर मान लो मैं बी लिखूं तो सिमेट्रिसिटी से बी साइन सी बाई टू साइन ए बाई टू और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, कॉस बी बाई टू आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सी में लिखूं तो सी साइन ए बाई टू है ना बेटा, साइन बी बाई टू और ये क्या आ जाएगा, कॉस सी बाई टू। ठीक है, तो ये तीसरे टाइप के फॉर्मूले। और एक और चौथे टाइप का फॉर्मूला है, वो भी मैं लिख देता हूँ। इन फॉर्मूलों का हम प्रूफ भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये है बेटा स्मॉल आर और कैपिटल आर में जो रिलेशन है वो है ये, आर इक्वल्स टू 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, है ना, 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो हर एक फॉर्मूला अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, नोट कर लेना इनको। लास्ट वाला किसको बता रहा है, स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन को बता रहा है। ये वाला डेल्टा और आर का रिलेशन बता रहा है, एस और आर का रिलेशन बता रहा है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूले होंगे। अब इन फॉर्मूलों का जो प्रूफ है बेटा वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इन फॉर्मूलों को याद भी कर लीजिएगा और आज की क्लास में जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं इनको वापस से रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।